इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस का यूज करते हैं, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला था तो उससे पूरा फील्ड का विजुलाइजेशन नहीं आया था, क्योंकि फील्ड तो चारों तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैथमेटिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फीलिंग नहीं आती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट है। इसका बेसिक तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई सोर्स चार्ज है, जैसे ये सोर्स पॉइंट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है P1, इस टेस्ट चार्ज का अगर हम ट्रैक बनाएंगे, है ना, ये ऐसे इसका ट्रैक बनाएंगे तो इसका ट्रैक ही लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा। ऑब्वियसली जो ट्रैक होगा वो यहाँ से शुरू होगा अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा और चारों तरफ होगा, चारों तरफ मतलब 3 डायमेंशन में। तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन लिखनी है, समझनी है, तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज पाथ फॉलोड बाय द टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेस्ट चार्ज पाथ फॉलो करता है उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और नए पैटर्न के हिसाब से डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, बस उसका क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। बस इसमें एक कंडीशन है कि इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्लोली मूव कराना है, अदरवाइज अगर इसकी वेलोसिटी आ गई तो किधर का किधर चला जाएगा। तो फिलहाल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। तो दैट इज द डेफिनेशन। ऐसे फिर अलग अलग पॉइंट पे पाथ ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने 3 जगह पे पाथ ड्रॉ किया, तो ऐसे सब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस 3 डायमेंशन में है ना होंगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से शुरू होंगी और इन्फिनिटी पर खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब तुम्हें पता ही होगा, इसका मतलब एरो का मतलब होता है नेवर एंडिंग, ये चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो ये रियल पिक्चर आ गई, ये 3 डायमेंशन पिक्चर आ गई एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड नहीं होंगी। मगर अगर पेपर पे अगर ग्राफिक्स में कैसे भी बनाओगे तो तुम्हें एक पॉइंट पे एंड करना पड़ेगा, मगर इस एरो का मतलब है नेवर एंडिंग। इस एरो का मतलब ही है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से स्टार्ट हो रही हैं और इन्फिनिटी पर खत्म हो रही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी पर खत्म होती हैं। आई होप समझ में आ गया हो कि नाउ तो ये हो गया। नाउ अब थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करें। लाइंस ऑफ फोर्सेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे जज करते हैं। एक तो फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं कि डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो एग्जैक्टली कूलम्स लॉ से जो हमने निकाला था KQ/R²। मगर सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से अगर हमें जज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसके लिए हमने 2 एरिया ले लिए हैं, है ना। एक ये एरिया ले लिया है, एक वो एरिया ले लिया है ना, 2 एरिया ले लिए है ना। सो ये दोनों एरिया, थैंक यू, ये दोनों एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है। दोनों जो एरिया हैं वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे, ठीक है। तो उससे हम मैग्नीट्यूड जज करने के लिए क्या करेंगे कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी उस एरिया से, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो उसको ध्यान से हम समझ लेते हैं, उसको कैसे एनालाइज करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे यहाँ पर देखो 2 एरिया हमने लिए। इस एरिया को इस एरिया को ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी। ऑब्वियसली उतना प्रॉपरली नहीं लिखा, मगर जो पास वाला एरिया होगा तो उसको ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी और इसको कम लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी। या दूसरा जो इजी तरीका हो सकता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर होंगी। सॉरी, फिर से रिपीट करता हूँ। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर होंगी। तो ये एक तरीका हो गया। नंबर से भी जज कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली इसको मैथमेटिकली भी बता सकते हैं जैसा बताया गया है। तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हमें सीखना होगा सॉलिड एंगल का। वो कंसेप्ट क्या है? जैसे जब मैंने बताया था, एक कंसेप्ट होता है सर्कल में प्लेन एंगल का, वैसे ही एक दूसरा कंसेप्ट होता है सॉलिड एंगल का।
तो मैं थोड़ा सा प्लेन एंगल का कंसेप्ट बताता हूँ। लेट्स प्लेन एंगल का कंसेप्ट। प्लेन एंगल का कंसेप्ट सर्कल में होता है, आई थिंक तुम्हें पता होगा, और बट आई विल एक्सप्लेन दैट ताकि तुम सॉलिड एंगल समझ जाओ। ठीक है, सॉलिड एंगल पे कुछ और एडवांस चीजें भी हैं। अगर ये सर्कल है तो सर्कल में जो एंगल हमने डिफाइन किया था, इसको 11th क्लास में पढ़ा होगा, एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, थीटा रेडियंस में होगा, ये रेडियन का सिंबल है। और अगर ये आर्क लेंथ जो है, दिस आर्क लेंथ, अगर ये आर्क लेंथ L के बराबर है और ये रेडियस R के बराबर है, तो जो रेडियन में एंगल होगा उसका फॉर्मूला होता है L/R। आई होप तुम्हें पता होगा कि रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये C सिंबल फॉर रेडियन, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, लेंथ की डायमेंशन भी L होगी, R की डायमेंशन भी L होगी, तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसी होती है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, सिर्फ यूनिट होती है, तो रेडियन। आई होप तुमने 11th क्लास में पढ़ा हो। उसी समय तुम्हें यह भी पढ़ाया गया था कि सॉलिड एंगल क्या होता है। तो जैसे प्लेन एंगल सर्कल में बनता है, सॉलिड एंगल स्फीयर में बनता है ना। जैसे प्लेन एंगल सर्कल में बनता है, प्लेन एंगल के लिए आर्क लेंथ लेते हैं, मगर सॉलिड एंगल के लिए हम कोन लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया था, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, ये कोन लिया गया है ना। ये कोन ऑब्वियसली स्फीयर में कट हो सकता है, यू विल कट इन स्फीयर कोन लाइक दिस। तो कोन का जो एंगल होगा सेंटर पे, वो सॉलिड एंगल होगा। ओके, तो दिस इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अगर ये रेडियस R है तो सॉलिड एंगल गोल गोल होता है ना, गोल गोल होता है। उसमें हम ये वाला एरिया लेते हैं, और ऑब्वियसली ये एरिया भी गोल गोल होगा, एकदम प्लेन नहीं होगा। तो अगर ये एरिया डेल्टा S के बराबर है और ये रेडियस R के बराबर है, तो डेल्टा S/R², ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल हो जाएगा, है ना। डेल्टा S/R², डेल्टा S दिस एरिया, और ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। सॉलिड एंगल का गॉसेस लॉ के सवालों में भी यूज होता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। मगर बेसिक क्वेश्चंस में तो इतना नहीं यूज होता, मगर सवालों में अच्छा यूज होता है। खैर, तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा S/R²। तो यहाँ पे एरिया अपॉन R² होता है, डेल्टा S/R²। तो जो डेल्टा S होगा वो R² इंटू सॉलिड एंगल होगा। ये सॉलिड एंगल का सिंबल है। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। जैसे एंगल का यूनिट रेडियन होता है, वैसे सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है ना, दैट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ठीक है। स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। आई होप यू गॉट इट। ओके, सो नाउ ये हो गया। नाउ तो सॉलिड एंगल के टर्म में जो एरिया आ गया, दैट इज R² इंटू डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R² इंटू ओमेगा। दिस इज द सॉलिड एंगल। आई होप सबको समझ में आया हो। नाउ अब अगर हम लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखेंगे, तो अब इसको मैथमेटिकली कर दें। डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R² इंटू सॉलिड एंगल, ठीक है। नाउ X, अगर हम इस तरह से लाइंस ऑफ फोर्सेस लेते हैं, तो इन दोनों लाइंस ऑफ, इस यहाँ भी लाइंस ऑफ फोर्स है और यहाँ भी लाइंस ऑफ फोर्सेस है, दोनों में सॉलिड एंगल तो सेम है ना। सॉलिड एंगल यहाँ पे गोल गोल बनेगा, आई होप, है ना, प्लेन नहीं बनता है, सॉलिड एंगल सेम है, बस इनका एरिया डिफरेंट है। तो एक हमने R1 डिस्टेंस पे एरिया लिया, एक R2 डिस्टेंस पे एरिया लिया। सो ये सॉलिड एंगल है, तो इन दोनों एरिया के लिए सॉलिड एंगल सेम है। तो डेल्टा S1 को हम लिख सकते हैं R1² इंटू सॉलिड एंगल, और डेल्टा S2 को हम लिख सकते हैं R2² इंटू सॉलिड एंगल। तो दोनों एरिया के लिए, Y एरिया के लिए और X एरिया के लिए सॉलिड एंगल सेम है। तो ये डेल्टा S1 इज इक्वल टू R1² इंटू सॉलिड एंगल, डेल्टा S2 R2² सॉलिड। अभी इससे क्या करना है, 2 मिनट में पता लगेगा। आगे देखो। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म में देना चाहते हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो कूलम्ब्स लॉ से ना निकालें, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब्स लॉ से निकाला था, मगर अगर सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्सेस के टर्म में, जैसा कि फेराडे ने बताया था, है ना, लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट फेराडे ने दिया था, फेराडे वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, फेराडे ने दिया था। तो फेराडे ने फिर कूलम्ब्स लॉ का यूज नहीं किया था, उसने बताया था कि सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्सेस देख के तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दैट विल बी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो ऑब्वियसली इस कोन में जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी इस कोन में, वो तो सेम होंगी, n की वैल्यू तो सेम होगी, है ना।
तो n अपॉन ये वाला एरिया कितना है, डेल्टा S1, डेल्टा S1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इंटू सॉलिड एंगल ओमेगा। सिमिलरली अगर ये थर्ड इक्वेशन लिख ली, सिमिलरली अगर दूसरे वाले में देखें तो नंबर ऑफ लाइंसेस तो सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ लाइंसेस उतनी है, मगर उसका एरिया कितना हो गया, डेल्टा S2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल भी सेम है, नंबर ऑफ लाइंसेस भी सेम है। तो यहाँ से उसने ये जज कर लिया या इक्वेशन से ये चेक कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो चेक हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस भी सेम है, सॉलिड एंगल भी सेम है, बस एरिया का साइज डिफरेंट है। तो यू कैन फाइंड द रेशियो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। यानी R अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और R ज़्यादा है, R2 ज़्यादा है वहाँ पे, तो E1 E2 से ज़्यादा होगा, है ना, उसका R कम है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो वही आया। अच्छा देखो, इसमें कूलम्स लॉ का बिल्कुल यूज नहीं किया। कूलम्स लॉ का यूज करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा था, और लाइंस ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट का यूज करके फेराडे ने फिर से वही चीज निकाली, है ना। तो ये एकदम अलग टॉपिक है, अलग कंसेप्ट है। बिना कूलम्स लॉ के यूज करके इसने प्रूव कर दिया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बिना कूलम्स लॉ के। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। E is inversely proportional to R square, that is without Coulomb's law. Okay, so ये एक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से शुरू होंगी और इन्फिनिटी पे खत्म होंगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज ऐसे चलेगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म होगी, क्योंकि टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज याद रखोगे लाइंस ऑफ फोर्सेस की। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से स्टार्ट होती हैं और अप टू इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए लाइंस ऑफ फोर्सेस इन्फिनिटी पे स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज के सेंटर पे खत्म होती हैं। आई होप यू गॉट दिस। नाउ ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आ गई। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस को एक साथ देखें, है ना, यहाँ पे चार्ज अगर सिमिलर ले तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का ऐसा पैटर्न मिलेगा, इस तरह का पैटर्न मिलेगा। और ये 3 डायमेंशन में होगा, ध्यान रखना 3 डायमेंशन में होगा, ये 3 डायमेंशन में होगा इस तरह से। तो इस तरह की लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। इज इट क्लियर? दिस विल बी लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो थोड़ा सा हम इसमें एनालिसिस कर लें क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस पे अगर तुम लाइंस ऑफ फोर्सेस के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ऐसे होगी, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। तो अगर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यू कैन ड्रॉ एट एनी पॉइंट जहां पर तुम्हारी मर्जी हो, टेंजेंट सबको पता ही होगा। तो किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, यहां पे भी कुछ डिफरेंट होगा, समथिंग E3 एंड एनीवेयर। किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जैसे देखो यहां पर क्या है, क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है। यहां पर क्या है, अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सी दिस, वेट अ सेकंड, आई जस्ट यूज दिस थिंग। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस तरफ होगा, दिख रही है लाइन, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस दूसरे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर जो बता रहे थे ना पैरेललोग्राम लॉ लगा के, वही लगा लो इस समय। तो ठीक है, तो ये अगर फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है, तो फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, और सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा।
बाकी तुम्हें जो लगाना है रिजॉल्व करके करो या कुछ भी करके करो। जो टेंजेंट की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसी पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेक्टर सम ऑफ E1 एंड E2। E1 और E2 का वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली कुछ देखो, यहां पर एक पॉइंट होता है, एग्जैक्टली यहां पर पॉइंट होगा, बीच में एक नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट का क्या मतलब होता है? जैसे ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ठीक है। तो लिटिल बिट थिकर कर लेता हूं। पहले चार्ज का अगर एकदम बीच में देखोगे तो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E1, इस वाले पहले वाले का। आई होप यू गॉट इट। पहले वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, E1, और दूसरे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, E2, ठीक है। और कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। अगर इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, अगर एकदम मिडिल में, तो एकदम मिडिल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इसीलिए मिडिल पॉइंट पे कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगी। जहां पर यहां पर किसी पर्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पहले वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मगर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पर ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करती है। तो इनका जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बीच वाले पॉइंट पे 0 होगा। इसको कभी कभी नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और ऐसे पॉइंट मैग्नेट्स में भी हम ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिकली, तो वहां भी उसको नल पॉइंट ही कहते हैं। जब मैग्नेट आएगा तब डिस्कस करूंगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो ये हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस थी। नाउ इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है, तो ये इस पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, नेट मतलब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से एक्सप्लेन कर, वैसे मैं किसी भी पॉइंट पे एक्सप्लेन कर सकता हूं, मगर ये दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। बार बार मैं इसको यहां भी एक्सप्लेन करता हूं, अगेन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव नहीं कहना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा। लेट मी यूज अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जस्ट 1 and 2। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेगेटिव चार्ज। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, मतलब उनका वेक्टर सम, चाहे पैरेललोग्राम लॉ लगाओ या कोई भी लॉ लगाओ, यू कैन यूज एनी लॉ, यू कैन रिजॉल्व इट और यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ, जो तुम्हें पता हो, बट इट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दो जगह समझा दिया तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर तो देखने से पता लगेगा। देखो पिछले वाले केस में ध्यान से, अब बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी और बहुत इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। देख लो यहां पर, एक मिनट क्लियर करता हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना। यहां पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। अगर प्लस की हो माइनस की हो, देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, मगर पिछले वाले केस में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, बीच में जहां पे लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये प्रॉब्लम में भी बहुत काम आएगा विजुलाइज करने के लिए। तो दो इक्वल चार्ज हैं तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मगर दो अनइक्वल चार्ज हैं तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। इंफिनिटी बहुत दूर पे, तो यहां पर कहीं भी
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू में पूछे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कहीं भी जीरो नहीं होगा अगर इन्फिनिटी को छोड़ दिया जाए, है ना। आई होप यू गॉट इट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बैड लकली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड करना पड़ा। सो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस है। सो ये वैसे लाइव होती हैं, तो ये लाइव दिखाई दे रहा होगा, प्लस क्यू से निकलती है, ये देख लो, एक मिनट, देखते समय समझते भी जाओ, प्लस क्यू से निकल रही है और माइनस क्यू पे एंड हो रही है, प्लस क्यू से निकल रही है, कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस क्यू से निकल रही हैं और माइनस क्यू पे एंड हो रही हैं। कुछ और बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत डिस्कशन करने वाला है, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है ना, प्लस और माइनस है मगर मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से निकलेंगी उतनी ही उस पर एंटर करेंगी। अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और एक 7 होगी, 12 1 13, 13 लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से निकल रही हैं और 13 ही एंटर कर रही हैं। और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी निकल रही हैं, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 मान लो, है ना, 7 मान लो, चलो 7 लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होंगी दे विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट और इंफिनिटी पे खत्म होंगी। ऐसे ही 7 यहाँ पे होगा, काउंट कर लेना एग्जैक्टली, ठीक है। मगर जो अगर चार्ज सेम है, प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस क्यू से निकलेंगी उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस माइनस क्यू पे एंटर करेंगी। एक्चुअली में लाइंस ऑफ फोर्सेस ही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ठीक ठीक आइडिया देता है। जो कूलम्स लॉ है उससे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है, इससे पूरी फीलिंग आती है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। जैसे है ना, टोटली फील करके देखो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर एक मिनट जस्ट फील इट प्रॉपरली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। एरो भी देख लो, एरो भी इसी, उल्टा एरो नहीं होगा क्योंकि एरो भी देख लेना ये ऐसे, तो यहाँ पे एरो नहीं बनाए हैं, लाइव में दिखा रहा था कि ऐसे एरो होंगे, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार कह रहा हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पर्टिकुलर चार्ज का नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इमोशनल टॉपिक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैंने आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। और जैसे यहाँ पे दिखाया गया ना, कभी मैं पीछे जाता हूँ तो ये है ना, एरो देखना, एरो चेंज होता रहता है अलग अलग जगह, तो यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, जस्ट फील इट, जस्ट फील द लाइंस ऑफ फोर्सेस, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, दिस रिप्रेजेंट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफिक्स में। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं, दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप, तो ये तो सिंपल है, क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्रॉस करोगे तो दो टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट सिंपल है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, जस्ट दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, ये पॉइंट, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने चार्जेस लिए थे उनके मैग्नीट्यूड सेम थे, मगर यहां पे देखो +2q चार्ज है और यहां पे -q चार्ज है, ठीक है। तो अब यहां से तुम गेस कर सकते हो, एक्चुअली में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कोई फिक्स नहीं होता। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी उसकी आधी इसमें एंटर करेंगे, सिर्फ आधी एंटर करेंगे। जैसे यहां से सपोज करो फॉर एग्जांपल 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं एग्जैक्टली, तो इसमें सिर्फ 50 एंटर करेंगे, ठीक है, या 200, यहां से कोई फिक्स डेटा नहीं है उसकी जितनी, अगर यहां से 200 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, अगर यहां से 200 लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी तो यहां पर 100 एंटर करेंगे।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तुमसे पूछ सकते हैं कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकली और कितनी यहाँ पे एंटर करी, या रेशियो वगैरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलेंगी और जो एंटर करेंगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के रेशियो में होंगी, ये एक कंसेप्ट है। सो जस्ट हाफ, सो दिस एंड कोई पर्टिकुलर अगर एरिया बनाओगे, सो जैसे यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोजर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो डायरेक्शन के बारे में तो टेंजेंट से आइडिया लग जाएगा कि लाइंस ऑफ फोर्सेस में अगर, और ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये 3 डायमेंशन होती है, कॉपी पे तुम कभी भी 3 डायमेंशन बना नहीं सकते, इसीलिए मुझे कभी कभी जो है वो कॉपी वाले फिगर पसंद नहीं आते कि वो एग्जैक्ट फीलिंग नहीं देते हैं। यहाँ पे देखो ये जो विजुअल इफेक्ट है या जो भी ग्राफ है ना, तो वो ये जो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन जो भी है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही रियलिस्टिक फीलिंग दे रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनको यूज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एग्जैक्ट फीलिंग दे रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस 3 डायमेंशन में होती है, 2 डायमेंशन में नहीं होती है। तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, ठीक है। और बाकी तो लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन के बारे में तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, है ना, ये डायरेक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, आई थिंक इसको मैं खूब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, किधर भी डायरेक्शन यू कैन सी, यू कैन फील दिस। और मैग्नीट्यूड कैसे पता लगेगा? अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस पास है, किसी एरिया से ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, जैसे ज्यादा पास है, यहाँ पर पास है, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, है ना, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज करो, जस्ट आई विल यूज ब्लैक कलर, तो विजिबल होगा। अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड E1 है, तो ऐसा ठीक भी कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड E1 है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड E1 है, लाइंस ऑफ फोर्सेस पास है, तो यहाँ पे E1 ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो कम होगा, है ना, E2 की वैल्यू E1 से कम होगी। तो इस तरह से गैस कर सकते हो, है ना। तो जहाँ पे जैसे इनको भी E3 जो है वो E1 से जो है कम होंगी, यू कैन चेक दैट, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर दूर है, उनके बीच में गैप ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। गैप कम है लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। गैप ज़्यादा है लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो बहुत सारी बातें हैं एक्सप्लेन करने के लिए, आई होप यू गॉट इट। ये तो प्लस की और माइनस क्यू की है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे दूर है, यानी गैप ज़्यादा है। तो यू कैन फील दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे दूर है, गैप ज़्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, इधर कम होगा, दूर कम होगा, ठीक है। ये भी बता दिया मैंने। डबल, अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो, ये तो कई बार आ चुका है, अगर पैरेलल हो और उनके बीच में गैप फिक्स हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नॉर्मली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट से मिलता है, पॉइंट चार्ज से नहीं मिलता है। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मगर जो चार्ज की शीट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे हम लोग कैपेसिटर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत यूज किया है, हमने यूज करेंगे, करते आए हैं। आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, प्लस क्यू से निकल रही है, माइनस क्यू पे एंड हो रही है। यस, आई होप दिस इज कंप्लीट डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो अब मैंने